हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन फार्मूला और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के पाथ देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन से वैल्यूट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चंस। और बेसिकली साइक्लोट्रॉन जो काम करता है वो इसी के बेस पे आधार है, इसलिए इसमें जो फार्मूला हम ड्राइव करते हैं उसे साइक्लोट्रॉन फार्मूला भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो एक्सलेट करने के काम आता है चार्ज पार्टिकल को। और साइक्लोट्रॉन में दो डी होती हैं, D1 और D2। और D1 और D2 ऐसे एडजस्ट की जाती हैं कि जब चार्ज पार्टिकल D1 में रहता है पहली D के अंदर, तो उसकी पोलरिटी जैसे वो D2 पर पहुंचता है तो उसकी पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। तो चार्ज पार्टिकल दोनों ही डीज में, D1 और D2 में, दोनों में ही एक्सलेट होता है। और चार्ज पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है दोनों बीच में। तो महत्वपूर्ण रिजल्ट उसके भी मैं डिस्कस करूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में पहले चलें, हम इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई कर दें चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इस तीर का जो मतलब है वो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल इस तरीका के पाथ में जाएगा, सर्कुलर पाथ में। अगर बी हमने परपेंडिकुलर अप्लाई किया है, इसकी रेडियस आर होगी। तो सबसे पहले हम फोर्स देखें, फोर्स कितना काम करेगा। फोर्स जो काम करेगा वो होगा हमारा Q इंटू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इसको लिख पाएंगे हम QVB साइन पाई बाई 2, क्योंकि V और B दोनों परपेंडिकुलर हैं। V एंड B बोथ आर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने परपेंडिकुलर अप्लाई कर रखा है इस तरीके से। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी ऑब्टेन हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स करेगा QVB साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। और बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स है वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो F की जो वैल्यू है वो हमारी mv² अपॉन r हो जाएगी। तो mv² बाई r की वैल्यू को हम कर दें QVB, यहाँ से r कैलकुलेट हो जाएगा और r कैलकुलेट हो जाएगा mv अपॉन QV, P अपॉन QV। इसी को हम साइक्लोट्रॉन फार्मूला कहते हैं। और पाथ को जैसा देख रहे हैं, ये जो पाथ है वो इस तरीका से ट्रेस होगा। और ये पाथ जो हमारा बन के आएगा वो होगा हमारा सर्किल पाथ। यहाँ क्या देखते हैं कि जो रेडियस है वो मोमेंटम पे निर्भर कर रही है, चार्ज की वैल्यू पे निर्भर कर रही है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। एक बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया कंपटीशंस में कि ऐसे पाथ दे रखा था इस तरीका से। तो रेडियस जो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रेडियस कम होती जा रही है। पहले यहाँ रेडियस ज़्यादा थी, यहाँ रेडियस कम हो गई, यहाँ हो गई। और पाथ कैसा आ रहा है, हेलिक्स आ रहा है। हेलिक्स में क्या होता है, हेलिक्स रोटेटरी मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, इनका सुपरपोजिशन होता है। आर और टी को रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस ना पढ़ें, यहाँ पे आर को रोटेटरी मोशन और टी को ट्रांसलेटरी मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल के अंदर दोनों ही मोशन हैं तो वो रोटेशन भी कर रहा है और वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। तो ऐसे में क्या कहलाता है, उसका सुपरपोजिशन पाथ हेलिक्स होता है। हेलिक्स भी कैसे होते हैं, हेलिक्स में रेडियस बढ़ भी सकती है, रेडियस कम भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक चीज़ तो सदा ये याद रखें कि V के जब कंपोनेंट दोनों होंगे, V के कंपोनेंट पैरेलल भी हो और V का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हो, दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हो। तो जब ये दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे तो V परपेंडिकुलर तो कोशिश करेगा इसे सर्कुलर पाथ पे चलाने की।
सर्कुलर पाथ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सदा पार्टिकल को सर्किल में घुमाने का प्रयास करता है, और पैरेलल कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वी पैरेलल कंपोनेंट क्या करता है, कोशिश स्ट्रेट लाइन में चलाने की। और अगर इन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है तो यहां दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, और ये पाथ हमारा कैसा बन जाएगा बच्चों, हेलिक्स। और ये जब होता है जब वी और बी के बीच में एंगल बन रहा हो, वी और बी के बीच में 45 का एंगल हो, वी और बी के बीच में 35 का एंगल हो। कौन सा एंगल नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। वी और बी के बीच में 90 होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, केवल पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वी और बी में जब वी और बी परपेंडिकुलर होते हैं तो सर्कुलर पाथ, और वी और बी में कोई एंगल बनता है तो दोनों कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। तो एक हेलिक्स का क्या होता है, हेलिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। ये हेलिक्स पाथ है, और देखो एक हेलिक्स में ऐसी बनाई दे रहा हूं। इन दोनों ही ये हेलिक्स हैं, लेकिन दोनों के केसेज अलग अलग हैं। इस हेलिक्स में क्या देख रहे हैं कि जो रेडियस है वो ज्यादा से कम होती जा रही है। और यहां देखें फॉर्मूले में R बराबर है हमारा P/QB, और रेडियस हमारी क्या होती जा रही है, यहां देखें इधर की तरफ कम होती जा रही है। रेडियस कैसे नापोगे, दिस इज द रेडियस। तो R यहां पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। R अगर हमारा कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता वेलोसिटी चेंज होती नहीं, मास चेंज होता नहीं, क्यू चेंज होता नहीं, बी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बी इधर की तरफ को इंक्रीजिंग हो रहा है। आए हुए क्वेश्चन है कंपटीशंस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज करेगा तो रेडियस कम होती जाएगी। तो ये कैसा कब बनेगा ऐसा पाथ हेलिक्स, वी के दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर। और दूसरी बात क्या हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ना होकर बी इंक्रीज हो रहा होगा। यहां क्या होगा, उल्टा। यहां पे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां देखो बढ़ते जा रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल कैसे मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, इधर को बी क्या होता जाएगा, डिक्रीज। जब बी है डिक्रीज हो जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा। तो यहां पे देख रहे होगे आर ये बढ़ता जा रहा है, ये रहा। तो कई बार क्या बनाता, पाथ बना देता है और उससे पूछता है कि बताओ बी इंक्रीज कर रहा है, बी कांस्टेंट है, बी घट रहा है, बी बढ़ रहा है, एंगल कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो याद रखें कि जब वी और बी में वी पैरेलल होगा बी के तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। जिस पाथ पे चल रहा था पार्टिकल, अगर स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। वी और बी में अगर परपेंडिकुलर है, वी परपेंडिकुलर जा रहा है बी के, तो पाथ होगा हमारा सर्किल। और वी और बी के बीच में एंगल बन रहा है, और वी पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट रखता है, तो पाथ हेलिक्स होगा। तो वी और बी के अंदर एंगल चाहे 0 बने चाहे एंगल पाई बने, तो पार्टिकल का पाथ सतह स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वी और बी के बीच में एंगल 90 का बनता है तो पाथ सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ में पार्टिकल चलेगा। और वी के दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं बी से, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या करने की कोशिश करता है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ट्रांसलेटरी मोशन देता है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ का और किसका सुपरपोजिशन, ट्रांसलेटरी मोशन का सुपरपोजिशन हेलिक्स होता है। हेलिक्स में फिर हमें ये देखना है कि हेलिक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अगर आर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है घूमते समय, तो आप ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड उसका कम होता जा रहा है। उसका रीजन क्या मैं बता रहा हूं कि आर बराबर P/QB में Q और B हमारा यहाँ पे देखें, R बराबर MV/QB में हम जब जाएंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे चेंज होगा। तो इसमें मोमेंटम, क्योंकि एक चीज सदा याद रखें, मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था, जब चार्ज पार्टिकल कितनी भी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें वो उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता।
वेलोसिटी को चेंज कौन करता है सदा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। तो कई बार कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया, उसके ऊपर इतने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा। तो सदा आंसर याद कर रखें कि काइनेटिक एनर्जी में कभी भी परिवर्तन नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे स्ट्रेंथ कितनी भी हो। केवल और केवल वो डिफ्लेक्शन देता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? साइक्लोट्रॉन कैसे बना? साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला का क्या कंसेप्ट है? साइक्लोट्रॉन ऐसा बना कि हम जो करते हैं साइक्लोट्रॉन में, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको साइक्लोट्रॉन का भी दे दूं। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकलों को एक्सीलरेट करने के काम आता है। इट इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल। क्या होता है इसके अंदर? इस तरीका से डी होती हैं दो, एक D1 होती है और एक डी होती है हमारी D2। जो हमारी दो डी होती हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होता है V। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि यहां से जब इसकी पोलरिटी जो है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया जाता है, तो चार्ज पार्टिकल Q भी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है। फिर जब वो यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पर पोलरिटी रिवर्स होती है, तो Q भी ही काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे एक्सीलरेट करके एक्वायर कर लेता है। तो एक साइकिल में कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है? 2qV। और अगर उसने n टर्न्स ले लिए तो n इंटू 2qV, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं चार्ज पार्टिकल को, n क्या है? टर्न्स हैं, जितने इसमें चक्कर लगाए हैं और Q चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, V एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने अप्लाई किया हुआ है। यहां से यहां भी एक्सीलरेट करते हैं उसे। जब ये यहां पहुंच जाता है, जैसे यहाँ पे पोलरिटी, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था तो पोलरिटी इधर नेगेटिव हो रही होती है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे भागता है नेगेटिव पोलरिटी की तरफ। जब ये यहाँ पहुंच जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पोलरिटी नेगेटिव हो जाती है, तो फिर ये यहाँ से यहाँ भागता है। तो एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी 2qV एक्वायर कर लेता है। अगर वो n नंबर ऑफ राउंड इसमें चक्कर लगा लेता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 2nqV। अब ध्यान दो, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी है और नंबर ऑफ टर्न्स इसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले वो पहला चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, तो हर साइकिल में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी से रेडियस बढ़ेगी। देखो ये R बराबर mv/qv। जब वो एक्सीलरेट होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रेडियस बढ़ेगी। तो चार्ज पार्टिकल कैसे करेगा? ऐसे पाथ परसू करता जाएगा, उसकी रेडियस ऐसे बढ़ती जाएगी। अब इससे फायदा क्या हुआ कि लगातार जितने ज्यादा से ज्यादा टर्न्स इसमें वो ज्यादा राउंड लगाएगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन बढ़ गया। अब टाइम टेकन हम कैसे निकालें? तो दो चीजें होंगी यहाँ पे। एक होगी फ्रीक्वेंसी जो AC अप्लाई किया तुमने, और एक फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो अंदर डिवाइस है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करें? रेडियस R पे अगर चल रहा है तो टाइम टेकन होगा 2πr/v। रेडियस हो गई R तो सरकमफ्रेंस हो गई 2πr, वेलोसिटी V से चला तो टाइम टेकन कितना हो गया? 2πr/v। और ये 2πr की जगह पे यहां से रख दें फॉर्मूला mv/qv। रेडियस कितनी है? mv/qv और v से v कट गया तो टाइम कितना हो गया? 2πm/qv। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बच्चों? 1/t बराबर qv/2πm। ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस किसको कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कंडीशंस क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी तो ये है और एक फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो AC अप्लाई हो रही है उसके वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। इसको कहते हैं रेजोनेंस कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? म्यू बराबर म्यू नॉट।
एसी की फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी आपस में सेम होनी चाहिए। तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं इस हिसाब से। क्यू बी अपॉन 2πm की वैल्यू एसी की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, तो जो तुम्हारी ये चल रही है उसी फ्रीक्वेंसी से ये चल रहा है और उसी से एसी चल रही है, तो उसको हम रेजोनेंस कंडीशंस कहते हैं। और टाइम टेकन किस पर निर्भर करता है? 2πm अपॉन क्यू बी होता है। तो 2πm अपॉन क्यू बी में क्या देख रहे हैं कि टाइम टेकन मास पर निर्भर कर रहा है, चार्ज पर निर्भर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर कर रहा है। अब इसके और भी फायदे उठा सकते हैं कि अगर हम टाइम टेकन हम ऑब्जर्व कर लें, बी हमें पता हो, तो क्यू बाई एम की वैल्यू पता चल जाएगी। हमारा पर्पज लेकिन यहां पे ये याद करना नहीं है क्यू बाई एम कैलकुलेट करना। हमारा पर्पज क्या है? चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करना। तो कैसे एक्सलेट हुआ? एक्सलेट यहां से हो गया इस एक्सप्रेशन से। क्या किया हमने? 2 डी ली और डी पे एक्सलेटिंग पोटेंशियल लगा दिया बाहर से एसी, और क्या किया यहां से पोलरिटी इसकी ऐसा रखी कि पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव पोलरिटी आए तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को एक्सलेट हो जाए। उसी समय जैसे ये यहां पहुंचे तो यहां पे पोलरिटी चेंज हो जाए, यहां पे नेगेटिव हो जाए, तो फिर ये यहां से इधर की तरफ भी एक्सलेट करे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू Q है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर करेगा? QV। तो QV यहाँ एक्सलेट होगा। फिर जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो QV यहां से काइनेटिक एनर्जी फिर से एक्वायर करेगा। तो एक साइकिल में कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा? 2QV एक्वायर कर लेगा। अगर इसने n टर्न्स ऐसे ले लिए तो 2nQV हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब फायदा क्या हुआ? इस V को ज्यादा से ज्यादा रखो, तो इस V की वैल्यू को हम 10 की पावर 5 वोल्ट के आसपास रखते हैं, खूब वैल्यू बढ़ा देते हैं। और इस नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा से ज्यादा रखो, तो साइज ऑफ D को बड़ा रखो, जिससे टर्न्स उसमें ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगा सके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और दूसरी कंडीशंस क्या मीट आउट करो कि जो यह फ्रीक्वेंसी आई है वो फ्रीक्वेंसी जो इस डिवाइस की है वही फ्रीक्वेंसी एसी की रखो, जिससे क्या हो रेजोनेंस कंडीशंस मिलती रहे। सपोज क्या ये कंडीशंस नहीं बनी, एक बात इस चीज को क्लियर कर दूं मैं, अगर आपकी ये कंडीशंस जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं की तो समस्या क्या आने वाली है उसको सुनो। जब ये यहां पे चार्ज हमारा पॉजिटिव था, प्लस क्यू है मान लो, यहां से चला और इधर की तरफ चला, तो यहां नेगेटिव पोलरिटी चाहिए, तो यहां से यहां तक ये टाइम लेगा। जब ये यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पोलरिटी नेगेटिव रहनी चाहिए, तभी ये यहां एक्सीलेट होगा। लेकिन अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यहां चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई और ये क्या हुआ यहां तक पहुंचा नहीं, तो ये चार्ज पार्टिकल आगे ना जाके पीछे की तरफ को आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पोलरिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इधर को ना जाके इधर को पीछे को वापस होना शुरू हो जाएगा और तुम्हारा पर्पज खत्म होने लगेगा एक्सलेट करने का। ये इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है जो डिस्कस होता है कि रेजोनेंस कंडीशंस की क्यों जरूरत है और प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स इसमें हैं बहुत बड़ी। प्रॉब्लम्स क्या है कि फिजिक्स ये कहती है कि जो मास है वो कांस्टेंट नहीं रहता, मास जो वेलोसिटी के हिसाब से बदलता है। तो m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v²/c² पढ़ा होगा आपने। जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी, मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ते ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जो मास बढ़ते ही फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी और जो वहां पे एसी अप्लाई कर रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसलिए एक्सीलरेट करने में डिफिकल्टी होगी। तो उसके लिए हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन बनाते हैं। तो इन्हें दोनों को पढ़ो, सिंक्रोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन क्या होते हैं। मैं 2 नाम लिखे दे रहा हूं, इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन, इन दोनों के बारे में पढ़ो। ये रिमाइंडिंग है इनकी जो मैंने अभी सवाल उठाया था। तो काफी महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट हैं और चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए मैं पीछे एक लेक्चर में भी डिस्कस कर रहा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²E²T²/2m। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो T को बढ़ाना चाहते हैं, अब T अपने आप ही क्या होगा,
जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ता चला जाएगा तो बहुत सारा समय इलेक्ट्रिक फील्ड में रह जाएगा, तो T बढ़ जाएगा यहाँ, कहाँ, इस फॉर्मूले में, इसलिए कार्य की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो हमें कंसेप्टों को भी समझना है, हमें फॉर्मूलों को भी समझना है और फिजिक्स की कोहेरेंसी को भी समझना है, तभी हम एक अच्छे फिजिसिस्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।